भारत की कहानी ये कोई कुछ हजार साल पुरानी बात नहीं है, ये तो लाखों साल पीछे जाती है। एक ऐसी जबरदस्त कहानी जो हमारे आने से भी बहुत बहुत पहले शुरू हुई थी। तो आज चलिए हम सब मिलकर इस उपमहाद्वीप के सबसे पहले बाशिंदों की कहानी जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल, भारतीय जमीन पर पहला कदम रखा किसने? आखिर वो थे कौन, कहाँ से आए थे, और क्या हम कह सकते हैं कि बाद में जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं यहाँ बनी ये उन्हीं के पूर्वज थे? देखिए, इस लंबी कहानी को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं जो लाखों साल लंबी है। करीब 5 करोड़ साल पहले भारत एशिया से टकराया। फिर लगभग 15 लाख साल पहले पहले इंसान होमो इरेक्टस यहाँ पहुंचे। इसके बाद 74,000 साल पहले हुआ तोबा का भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट, और फिर 65,000 साल पहले आए हमारे अपने पूर्वज होमो सेपियंस। लेकिन उनका यहाँ तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन किसी भी इंसान के आने से पहले इस जगह को, इस मंच को तैयार होना था। सोचिए, एक अकेला द्वीप हजारों लाखों साल तक समंदर में तैरता रहा, और फिर एक जबरदस्त टक्कर ने इसे एक ऐसी जमीन बना दिया जो किसी जन्नत से कम नहीं थी। उस वक्त का भारत आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक अलग ही दुनिया थी। बड़े बड़े विशाल जानवरों का घर, जैसे कि 10-10 फुट लंबे दांतों वाले स्टेगोडॉन और एक ट्रक जितने बड़े हेक्साप्रोटोडॉन। उस समय सिर्फ एक ही कानून चलता था, जिसके जबड़े में दम वही राजा। और इसी दुनिया में एंट्री हुई पहले मालिकों की, एक नई इंसानी नस्ल जो अफ्रीका से निकली, और करीब 15 लाख साल पहले उन्होंने भारतीय धरती पर अपना पहला कदम रखा। और हमें कैसे पता कि वो यहाँ थे? इसका जवाब मिला है कुछ कमाल की खोजों से। चेन्नई के पास अतिरम्पक्कम में 1.5 मिलियन साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं, और तो और नर्मदा घाटी में हमारे ही एक पूर्वज की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। ये कोई मामूली सबूत नहीं है, ये तो सीधे भारत के उस गहरे अतीत से आई आवाजें हैं। ये जो नर्मदा मानव था वो हमसे दिखने में काफी अलग था। सोचिए, एक एथलीट जैसा मजबूत शरीर और बहुत शक्तिशाली जबड़ा, और उनका मेन हथियार एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार नाशपाती के आकार की पत्थर की कुल्हाड़ी, जो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए बनी थी। जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही औजार उनकी ताकत भी था और उनकी कमजोरी भी। 10 लाख साल से भी ज्यादा समय तक उन्होंने जमीन पर राज किया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हजारों किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा खतरा जाग रहा था। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी जागा, टोबा सुपर वोल्केनो। ये विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी आवाज भारत तक सुनी गई होगी। लेकिन असली खतरा तो इसके बाद आया। ज्वालामुखी की राख का वो बादल जिसने दिन को काली रात में बदल दिया। तो आखिर हुआ क्या इन शक्तिशाली प्राणियों का? वो गायब क्यों हो गए? देखिए, विडंबना ये है कि इस नई मुश्किल दुनिया में उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उनका वो भारी भरकम शरीर जिसे चलाने के लिए ढेर सारी एनर्जी चाहिए थी, पर खाना अब था नहीं। उनकी वो भारी कुल्हाड़ियां जो छोटे फुर्तीले जानवरों के आगे किसी काम की नहीं थी। और सबसे जरूरी बात, उनकी सोच। वो बस आज में जीते थे। कल की प्लानिंग करना या खाना जमा करके रखना, ये उनकी सोच से ही परे था। होमो इरेक्टस का खत्म होना कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई इंसानी नस्ल के लिए मंच तैयार हो रहा था। और वो थे हमारे सीधे पूर्वज, होमो सेपियंस। अफ्रीका में जब भुखमरी फैली तो इंसानों के छोटे छोटे ग्रुप्स ने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया, अपना घर छोड़कर एक नई जगह की तलाश में निकलना। उनके पास बस 2 ही रास्ते थे, या तो वहीं रह के खत्म हो जाएं, या फिर एक अनजान भविष्य की ओर चल पड़ें। उनका ये सफर कोई 1-2 दिन का नहीं था, ये तो पीढ़ियों तक चलने वाली एक महागाथा थी। उन्होंने छोटी छोटी नावें बनाकर बाबल मंदेब की खाड़ी पार की, अरब पहुंचे। फिर खाने के लिए समुंदर पर निर्भर रहते हुए वो बस किनारे किनारे चलते रहे। हजारों साल और कई पीढ़ियों के बाद आखिरकार उनके वंशज लगभग 65,000 साल पहले भारत की उपजाऊ जमीन पर पहुंचे। लेकिन ये जो नई जन्नत मिली थी वो भी खतरों से खाली नहीं थी। यहाँ जिंदा रहने के लिए इन नए इंसानों को सिर्फ औजारों की नहीं, बल्कि कुछ और चीजों की भी जरूरत थी। नई सोच और एक दूसरे के साथ की। मध्य भारत में उन्हें कुदरत के बनाए पत्थर के किले मिले, भीमबेटका की गुफाएं। इन गुफाओं ने उन्हें बारिश, सर्दी और जंगली जानवरों से बचाया। ये सिर्फ गुफाएं नहीं थीं, ये इंसानियत का पहला किला था।
वो सिर्फ इन गुफाओं की वजह से नहीं बचे, उन्होंने आग को काबू करना सीखा, जो उनका 24 घंटे का सिक्योरिटी गार्ड था। लेकिन उनकी असली ताकत थी उनका समाज, एक दूसरे से जुड़ना, कहानियां सुनाना। उन्होंने एक बात अच्छी तरह समझ ली थी कि झुंड में वो कुछ भी कर सकते हैं, पर अकेला इंसान बहुत कमजोर है। और जब अपने बढ़ते हुए समाज का पेट पालना था, तो शिकार करने के बेहतर तरीके भी चाहिए थे। तो जैसे जैसे शिकार बदला, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी बदली। उन्होंने उस पुरानी भारी कुल्हाड़ी को फेंक दिया और कुछ ऐसा बनाया जो बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने आविष्कार किया माइक्रोलिथ्स का, पत्थर के छोटे छोटे ब्लेड जैसे तेज टुकड़े। जब इन्हें लकड़ी या हड्डी के डंडे से जोड़ा गया तो बने दुनिया के पहले भाले और तीर। ये उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। अब वो दूर से सुरक्षित रहकर शिकार कर सकते थे। ये एक असली गेम चेंजर था। सराय नाहर राय जैसी जगहों पर पुरानी कब्रों से हमें एक बहुत गहरी बात पता चलती है। वो अपने लोगों को औजारों और गहनों के साथ दफनाते थे। ये इस बात का इशारा है कि वो मानते थे कि मौत ही अंत नहीं है। मतलब मरने के बाद की जिंदगी का पहला आइडिया किसी मंदिर में नहीं, बल्कि एक कब्र में पैदा हुआ था। अब जब जिंदा रहने का जुगाड़ हो गया, तो इंसानियत अपनी अगली बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार थी। एक ऐसी छलांग जो उन्हें इन गुफाओं से निकालकर दुनिया के पहले बड़े बड़े शहरों तक ले जाने वाली थी। और इसकी शुरुआत हुई सिर्फ एक बीज से। खेती की खोज ने खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ही खत्म कर दी। इसके बाद मेहरगढ़ जैसे गांवों में पहले पक्के घर बने, और फिर तो जैसे एक धमाका हुआ और इन गांवों ने दुनिया की सबसे एडवांस्ड शहरी सभ्यता को जन्म दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये कोई मामूली गांव कस्बे नहीं थे, नहीं, ये थे दुनिया के पहले स्मार्ट सिटीज, वो भी आज से 5000 साल पहले। जरा सोच कर देखिए, एकदम सीधी 90 डिग्री पर कटती सड़कें, बिल्कुल ग्रिड सिस्टम जैसा, हर गली में ढकी हुई नालियां, वो भी मैनहोल के साथ। ये सारी चीजें तो रोम जैसे शहरों में भी हजारों साल बाद आईं। और उनका जो ग्रेट बाथ था, वो आज भी वाटरप्रूफ है। मतलब कमाल ही है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हाल ही में सिनौली में जो युद्ध रथ और तलवारें मिली हैं, वो बिल्कुल महाभारत की कहानियों से मेल खाती हैं। और ये खोज हमें एक आखिरी बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या महाभारत सिर्फ एक कहानी है, या फिर ये इतिहास है?